हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सबका गुरुकुल। तो मैं दीक्षिता पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों को इतना डर क्यों लगता है मैथ्स से? आपको नहीं, सबको लगता है डर मैथ्स से। लेकिन इसमें तो डरने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स इज जस्ट अ लैंग्वेज लाइक अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश हो, मराठी, गुजराती, हिंदी, असमीज, इन लैंग्वेजों की तरह मैथ्स भी एक सिर्फ लैंग्वेज ही है। जैसे कि मान लो, क्या विदाउट मैथ्स आप अपना एज बता सकते हो? नहीं, क्योंकि एज आप कैसे बताते हो? नंबर्स यूज करके आप अपना एज बताते हो, है ना? टाइम, अभी जो टाइम हो रहा है वो आप कैसे बताओगे? यूजिंग नंबर्स, अगेन मैथ्स, राइट? मैथ्स इज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। ओके, ये बात आपको याद रखना है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है मैथ्स। चलो मान लो आपको बाजार से कुछ खरीदना है, ठीक है? सपोज आपने 10 पेन बाय किया शॉपकीपर से। एक पेन का दाम 5 रुपये है, तो आपको उसमें भी तो मैथ्स यूज करना होगा ना। टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? 5 into 10 is equal to 50। मैथ्स, नंबर्स, मैथ्स। अगर आपको नंबर्स का कोई समझ ही नहीं होता तो आप शॉपकीपर को कैसे बताते कि आपको कितना पेन चाहिए? वो तो नहीं हो सकता था ना। अगर आपको नंबर्स का कोई नॉलेज ही नहीं होता तो आप कैसे खरीदते वो पेन, कैसे बात करते आप शॉपकीपर से? तो हुआ ना मैथ्स एक लैंग्वेज। उस लैंग्वेज के थ्रू आपने शॉपकीपर से इंटरेक्शन तो किया। वैसे भी बाकी लैंग्वेजों से आप करते क्या है? इंटरेक्शन ही तो करते हैं ना, बातें ही तो करते हैं ना। उसी तरह मैथ्स भी एक लैंग्वेज ही है। क्या आप इंग्लिश से डरते हैं, हिंदी से डरते हैं? मैथ्स से क्यों डरना यार, मैथ्स तो लैंग्वेज ही है। अच्छा, चलो, आपको आपका वेट चेक करना है, मास। वेइंग मशीन में खड़े हो गए, डाला 1 रुपया, देखा कुछ डिजिट्स रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, तो वो क्या है? नंबर्स ही तो है। फिर से मैथ्स, चारों ओर मैथ्स ही मैथ्स है। मैथ्स इज एवरीवेयर। ओके, चलो आप डॉक्टर के पास चले गए, आपको कुछ हुआ, सर्दी जुकाम कुछ भी। तो डॉक्टर ने क्या किया, वो प्रेस्क्रिप्शन में कुछ दवाइयाँ लिख दिया और बोला कि रात को 1 चम्मच लो, सुबह कुछ लो, वगैरह वगैरह। वो किस हिसाब से वो बोलते हैं? वो भी मैथ्स ही है। वो मैथ्स यूज करके ही करेक्ट डोज बताते हैं आपको। ऐसे ही कुछ दवाइयाँ आप जैसे तैसे अमाउंट में नहीं ले सकते ना, कुछ भी अमाउंट में नहीं ले सकते, उसका तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। आपके बॉडी में कितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से डोज कैलकुलेट किया जाता है और उसी डोज को आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं लेने के लिए, ठीक है? ये जो बिल्डिंग्स वगैरह आप लोग देखते हैं चारों ओर, इंजीनियर्स क्या करते हैं? मैथ्स का मदद लेके ही तो ये सब बिल्डिंग्स खड़े कर रहे हैं ना आजकल। अच्छा, मैथ्स से हम लोगों का लॉजिक भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे कि मान लो आपके पास 10 चॉकलेट्स है और वो चॉकलेट्स आपको आपके तीनों फ्रेंड्स के बीच में इक्वली शेयर करना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? डिवाइड करना होगा। अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा?
रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1। तो अब आप मुझसे बोलोगे ये तो सिंपल डिवीजन है, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, आप कुछ नया सिखाओ। हाँ, आपने जरूर ये किया होगा बचपन में, लेकिन क्या आपने इसको कभी लॉजिकली यूज करना सीखा अपने डे टू डे लाइफ में? मैं बताती हूँ। मैंने जब बोला 10 चॉकलेट्स आपको 3 फ्रेंड्स के बीच में इक्वली शेयर करना है, तो एक फ्रेंड को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, करेक्ट? तो अगर सबको 3 मिलेगा, सबको 3 चॉकलेट मिलता है, तो आपके पास एक चॉकलेट रह जाना चाहिए, बच जाना चाहिए, है ना? अगर सबको इक्वली मिला तो। लेकिन किसी एक फ्रेंड ने गड़बड़ किया तो आपके पास तो कोई भी चॉकलेट नहीं बचेगा ना। उस हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि सबके पास इक्वल चॉकलेट्स है या नहीं, या फिर किसी ने बदमाशी करके एक ज्यादा चॉकलेट ले लिया। लेकिन अगर आपके हाथ में एक के बजाय 2 चॉकलेट्स बच जाए, तो उससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? कि किसी एक फ्रेंड को कम मिला होगा चॉकलेट, एक चॉकलेट किसी एक फ्रेंड को कम मिला होगा, है ना? तो आप वो कंक्लूड कर सकते हो। तो ये सब तो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते ही रहते हैं। लेकिन कई लोग तो यही बोलते हैं कि मैथ्स करने के लिए कुछ अलग ही दिमाग चाहिए। ऐसा है क्या? ये एकदम फर्जी बात है भाई, ये सब मत सुना करो। ये सब सिर्फ डर पैदा करते हैं मन में, इससे कुछ नहीं होता। मैथ्स सबको आता है और सब एवरीडे मैथ्स यूज करते हैं विदाउट इवन नोइंग इट, बिकॉज इट इज वेरी इजी। मैथ्स यूज करने के लिए आपको कुछ स्पेशल नॉलेज नहीं रखना पड़ता। जैसे आप बातें करते हो, अपने फ्रेंड से आप बात कर रहे हो, क्या आप सोच के बात करते हो कि अब मुझे ये मैं ये बोलूं या वो बोलूं? नहीं सोचते ना, इसीलिए क्योंकि वो आपके लिए इजी था। उसी तरह मैथ्स भी आपके लिए इजी ही है। कर लो भाई, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। हम साथ में मैथ्स सीखेंगे और इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नोइंग आवर नंबर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, नोइंग आवर नंबर्स। ओके, तो आप लोगों ने ऑफ कोर्स काउंटिंग तो किया ही होगा लाइफ में, तो बहुत काउंटिंग किया है ना। लेकिन पहले ना काउंटिंग करते थे लोग, लेकिन अब जिस तरह से आप लोग कर पाते हैं उस तरह से नहीं कर पाते थे। देख लो, सोचो कि अगर सपोज मैं एक एग्जाम्पशन लेके चल रही हूँ कि उनको फिंगर्स में काउंटिंग करना आता था। ये एक एग्जाम्पशन है, मुझे भी नहीं मालूम कि एकदम पहले लोगों को ये भी आता था या नहीं, या फिर वो कुछ और मीन्स यूज करते थे, लेकिन मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। ठीक है, सपोज मैं फिंगर्स में काउंट कर सकती थी, मैं फिंगर्स में काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद वाले नंबर्स को हम कैसे काउंट करेंगे? हमारे पास तो इतना फिंगर्स भी नहीं है, कैसे काउंट कैसे करेंगे अभी? तो इसी वजह से धीरे धीरे हम लोगों का मैथमेटिकल सिंबल्स, जिसे हम बोलते हैं नंबर्स, जिसे हम बोलते हैं डिजिट्स, का डेवलप हो गया, जिसको हम लिख पाते हैं अल्फाबेट्स की तरह। जैसे हम अल्फाबेट्स को लिख पाते हैं, वैसे ही डिजिट्स को भी हम लिख पाते हैं, और डिफरेंट डिजिट्स को कंबाइन कर करके हम डिफरेंट नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, पहले सपोज मैं जब 10 लिखूंगी ना, ये तो एक छोटा नंबर हो गया, तो हम फिंगर्स में भी काउंट कर सकते थे। लेकिन मैं अगर 100 लिख दूं, इसको मैं फिंगर्स में कैसे रिप्रेजेंट करूं? ये तो मुमकिन नहीं था। तो इसलिए हम 100 को यहाँ पे, ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है, इसमें लिख सकते हैं या कन्वर्ट कर पाते हैं। आपको अभी लगेगा कि मैं ये क्या बता रही हूँ, ये सब तो
हमको कब से बताया, हम लोग तो नर्सरी से हम लोग ये सब पढ़ते आए, लेकिन पहले लोगों को पता नहीं था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ओके। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन कर पा रहे थे। ठीक है, अगर मैं बोल दूं, ये तो आप लोगों ने पहले ही करके आया होगा, अगर मैं बोल दूं कि बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है, आप मुझे बोलोगे क्या बोल रही हो, तो हम सबको बताएं। ऑफ कोर्स जिसका नंबर ऑफ डिजिट स्मॉल होगा या लेस होगा वही छोटा होगा, जिसका नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होगा वही बड़ा होगा। मतलब ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद ये एक नंबर दिया मैंने और ये एक नंबर दिया मैंने। अब बोलो, इसमें तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब कैसे बोलोगे कौन सा बड़ा है? इसके लिए हम लोगों को कंपेयर करना होगा एक डिजिट को दूसरे डिजिट के प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू तो सबको पता होगा, पहले ही मिला था, बोल ही देती हूँ। प्लेस वैल्यू मतलब एक डिजिट का जो स्थान है ना, उसका एक एड्रेस बोल सकते हैं हम लोग, एड्रेस। ठीक है, तो ऐसे कुछ इस तरह हम लोग लिखा करते थे, अगर आपको याद है तो, है ना। हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। ठीक है, फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे हंड्रेड्स प्लेस में कौन कौन सा डिजिट्स है। इस नंबर का 100th प्लेस में है 1 और इसका भी 100th प्लेस में है 1। ये तो सेम हो गया, इक्वल हो गया। तो इससे तो हम नहीं बता सकते ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेस के ऊपर। 2 मतलब 10th प्लेस का लेना होगा अभी 100 के बाद। तो 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये भी सेम हो गया। इससे भी हम नहीं बता पा रहे कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, लास्ट एक ही बचा हुआ है, एक ही डिजिट बचा हुआ है 1s प्लेस का। इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4। ये तो सबको मालूम है कि 3 इज लेस देन 4। जैसे ये हो गया, जैसे ही आपको ये रिजल्ट मिला, इससे आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। मतलब 123 इज लेस देन 124। ये तो चलो फिर से बहुत ज्यादा इजी हो गया आप लोगों के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये बोलो कैसे बताओगे? सेम ही तरीका। जस्ट यहाँ पे 1000s प्लेस में भी एक डिजिट आ गया, उसके सिवाय तो सेम ही है, इसी तरह है, सेम है। कंपैरिजन करना होगा डिजिट्स में। 1000s प्लेस में इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, गया। 100s प्लेस में इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये भी गया। लेकिन 10s प्लेस में अगर आप देखोगे तो इसमें 2 है और इसमें 3 है, और हमें मालूम है 2 इज लेस देन 3। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये नंबर, ये जो पहला वाला नंबर है, ये लेस देन 4131 है। समझ में आया? सभी को यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। ये तो बच्चों वाली बातें मैंने बोल दी अभी। इससे हम आगे चलेंगे थोड़ा, ठीक है। इसको मैं मिटाती हूँ। चलो मैं आपको ऐसे ही कोई 4 डिजिट दे देती हूँ। इससे आपको आपके इच्छा के अनुसार जैसा नंबर बनाना है वैसा नंबर बनाएंगे। लेकिन कोई भी डिजिट एक नंबर में रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ आप देखिए। सपोज मेरे पास है 1 2 3 7, ऐसे 4 डिजिट्स ले लिया मैंने।
इससे मुझे कोई भी एक नंबर बनाना है, कोई भी नंबर बनाना है, लेकिन कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं होना चाहिए एक नंबर में, ठीक है। तो सपोज मैं ये नंबर बना सकती हूँ, मैं ये भी नंबर बना सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या ध्यान में रखना है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मतलब 7 को मैं 2 बार नहीं लिख सकती, ठीक है। ये मैंने एक कंडीशन रखा था इन 4 डिजिट से नंबर बनाने के लिए, कोई भी नंबर, ओके। तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि बनाओ 4 डिजिट से नंबर बनाओ, जितना बनाना है बनाओ, कोई कंडीशंस भी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स तब ये आप बना सकते हो, तो तब ये नंबर आप लिख सकते हो, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कंडीशन दिया हुआ है कि आप नंबर्स रिपीट नहीं कर सकते, डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते हो एक नंबर में, तो आप ऐसा वाला नंबर्स नहीं लिख पाओगे। ये भी ले लो एक एग्जांपल, 1 मैंने 2 बार लिख दिया, नहीं लिख सकते, ठीक है, ओके। तो ये भी हो गया। सपोज फिर से आपको कुछ डिजिट्स दे दिया मैंने, तो इससे तो आप ढेर सारा नंबर कैसे बनाएंगे तो आपको पता चल ही गया, इच्छा अनुसार जितना बनाना है बना लो, हाँ। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये आप कैसे बताओगे? बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो, जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए बोले ना, कुछ नहीं करना है, जो डिजिट्स दिया हुआ है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यही है ना। तो इस पे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1। तो ये जो नंबर है 7, 5, 3, 1, यही नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है। इससे ज्यादा बड़ा नंबर, मतलब मैं नंबर ऑफ डिजिट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बड़ा नंबर नहीं बना सकते, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बोलूं स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज किया था, इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज करेंगे। वही है, सिंपल। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। समझ में आया ही होगा, इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग तो बहुत होशियार हो, इजी है। ग्रेटेस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ग्रेटेस्ट नंबर पाने के लिए जो दिया हुआ डिजिट्स है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और स्मॉलेस्ट नंबर पाने के लिए जो दिया हुआ डिजिट्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा ले लो एक, चलो इससे हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, ठीक है। पहले ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो जो गिवन डिजिट्स है इनमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 7। 7 को पहले लिखो, उसके बाद उससे चौथा कौन सा है? 5। 5 से चौथा 4, 4 से चौथा 2,
और आखिर में 1। ये हो गया आप लोगों का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, इजी था। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या था, कुछ नहीं, एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था ना। लेकिन इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर लिया है तो इसको उल्टा कर दो ना, स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ये 7 5 4 2 1 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, उल्टा करने से कैसे लिखेंगे, इस तरफ से अगर आप देखो तो 1 2 4 5 7 हो गया, इजी था। उसी तरह से अगर पहले आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया हुआ है तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने से आपको क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे अगर मैं इस तरफ से देखना स्टार्ट करूं, 7 5 4 2 1, तो इसी मेथड को यूज करके आप कोई भी गिवन डिजिट से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था, इतना बुकिश तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। और इस वीडियो का मोटिव था आपको मैथ्स से इंट्रोड्यूस करवाने का और मैथ्स का डर भगाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और सबसे इम्पॉर्टेंट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप साथ में सबके साथ में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।